हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सेल। सेल बेसिकली होता क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक सब जैसे मान सकते हैं सबसे छोटी इकाई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी जीव की, वो सेल है। जैसे ईट को मिला के हम एक दीवार तैयार कर सकते हैं। दीवार से एक रूम तैयार हो सकता है और रूम से एक घर बन सकता है। वैसे ही सेल को मिला के टिश्यू बन सकता है। टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब स्टडी, तो सेल की स्टडी साइटोलॉजी। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने डिस्कवरी की थी डेड सेल की कॉर्क में। किस में की थी? कॉर्क में। वैसे ही लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने की थी 1674 में। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी पॉन्ड वाटर में। किसमें की थी? पॉन्ड वाटर में इन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की। इसके बाद एक सेल थ्योरी आई थी जो शिल्डन और स्वान ने दी थी 1838 में, जिसमें इन्होंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से बने हैं। और इन्होंने एक और बताया था कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का। तो अब एक और थ्योरी आई थी इसके साथ साथ, वो इस वाले उसमें नहीं है, दूसरा वो बोलते हैं उसमें होगी। तो ये रडोल्फ वर्शियो। रडोल्फ वर्शियो ने एक थ्योरी दी थी 1855 में, जिसमें इन्होंने बताया था, इस थ्योरी का नाम था ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसमें इन्होंने बताया था जितने भी सेल्स हैं, नई सेल बनती हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जितनी भी डेड सेल होती हैं उनसे जो है नई सेल बनती है। अब हम बात करते हैं सेल की। स्मॉलेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी की, इस स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हैं हम। एक मिनट। अब हम बात करते हैं सेल साइज इन ह्यूमंस। लार्जेस्ट सेल ह्यूमंस में जो है वो ओवम है, फीमेल में। और मेल की बात करें तो न्यूरॉन है। ये लॉन्गेस्ट सेल भी है ह्यूमन बॉडी की। क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। कौन सी? क्या है? न्यूरॉन। ठीक। अब स्मॉलेस्ट सेल की बात करें ह्यूमंस में तो वो है आरबीसी फीमेल्स में, और मेल्स में है स्पर्म। अब ओवरऑल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। ये एक बैक्टीरिया भी है। क्या है? बैक्टीरिया भी है। क्या? बैक्टीरिया ही है। और लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ओस्ट्रिच एग है। क्या है? ओस्ट्रिच एग। अब हम पार्ट्स की बात करते हैं सेल के। पहला पार्ट आता है सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाती है। इसे सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर या बाहर आने जाने देती है। ये हर किसी को नहीं आने जाने देती। ये नहीं कि कोई भी आएगा अंदर आ जाएगा, नहीं। हर कोई अंदर या बाहर नहीं आएगा। जो ये सेलेक्ट करेगी वही अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है। ये थिन है,
इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, और ये लीविंग सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? लीविंग। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसे ध्यान रखना। ये आउटर मोस्ट सेल है एनिमल सेल की। क्या है? आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन प्लांट सेल की बात करें तो वो है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। ये इसका कंपोजिशन जो है, इसमें 50% लिपिड्स है और 50% प्रोटीन है। लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी है ये सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स में भी कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। क्या है? लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल को साइज दे शेप देती है, और आगे बताया कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक। अब हम बात करते हैं इसमें मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसकी ये इसमें जो सेल मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होगा, जो सिलेक्टिव चीज़ें अंदर या बाहर आ जाएंगी, उसका मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम, ये जो होता है डिफ्यूजन होता है, स्पॉन्टेनियस पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये डिफ्यूजन होता है। अब डिफ्यूजन बेसिकली है क्या? जैसे हम अब एक कोने में, एक रूम के कोने में अगर हम एक अगरबत्ती जला के रखते हैं, तो उसकी जो सुगंध है, उसकी स्मेल जो है वो पूरे रूम में धीरे धीरे फैल जाएगी। तो एक तरीके का वो डिफ्यूजन ही है कि हमने रखा था एक कोने में था, उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल गई, तो वो डिफ्यूजन है। ये इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में और सॉलिड में। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। इसमें है मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, मतलब इसमें वाटर की ज़रूरत है। अगर इसमें वाटर होगा तो ही ये उसमें मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी सेमी परमेबल होता है जो सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर या बाहर आने जाने दे, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ये ऑस्मोसिस हो गया। अब ऑस्मोसिस की बाद हम बात करेंगे व्हाट हैपन्स टू अ सेल व्हेन प्लेस इन अ सॉल्यूशन। अगर हम किसी सॉल्यूशन को, किसी सेल को अगर हम सॉल्यूशन में रखें, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, तो उसमें क्या होगा? अगर हम सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसी है वैसी रहेगी। इक्वल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, मतलब उसमें बराबर ही कंसंट्रेशन होगा बाहर भी और अंदर भी। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है स्वेल कर जाएगी, मतलब फूल जाएगी। जैसे हम मान लो, हम हाइपोटोनिक में जो सॉल्यूशन का टाइप है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब उसमें एक्सेस, मतलब पानी जाता है, उसमें पानी है, एक तरीके से वो मान सकते हैं डाइल्यूट। तो हाइपोटोनिक में अगर हम पानी में किशमिश डाल दें, तो वो पानी में कुछ टाइम बाद वो फूल जाएगा। तो उसमें क्या हुआ? सेल स्वेल कर गई। वैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें पानी भर जाएगा तो वो फूल जाएगी। अगर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वो उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फूट बर्स्ट हो सकता है, पर प्लांट सेल में नहीं होगा। क्योंकि प्लांट सेल में बर्स्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। इस वजह से वो बर्स्ट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है श्रिंक कर जाएगी, सेल मतलब सिकुड़ जाएगी, तो इसे हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। जो भी उसके अंदर का पानी होगा वो बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है, इस वजह से। ठीक। अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है?
सेल वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लांट्स में सबसे आउटर मोस्ट सेल जो होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, वो सेल वॉल होगी। अभी इसमें बताया था कि ये लिविंग सेल है और ये नॉन लिविंग सेल है। और ये सेल वॉल जो होती है फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब इसके हिसाब से कोई भी अंदर जाए कोई भी बाहर जाए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये काम इसका है ही नहीं। ये काम है सेल सेल मेम्ब्रेन का, इसलिए ये किसी को भी अंदर या बाहर आने जाने देती है। जो सेल वॉल है किस किस में पाई जाती है? प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगी में और एल्गे में। फ्रीली मेम्ब्रेन परमेबल मेम्ब्रेन अभी बताया। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कठोरता प्रोवाइड कराती है सेल सेल को, और ये सपोर्ट और शेप देती है सेल को। जिसमें सेल वॉल नहीं होती उसमें सेल मेम्ब्रेन शेप देती है, प्रोटेक्ट करती है उसे। जिसमें सेल होती है उसमें सेल ये प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज से भी प्रोटेक्ट करती है। प्लांट की जो प्लांट की प्लांट में जो प्लांट की प्लांट का जो सेल वॉल है वो किससे बना है? सेलुलोज से बना है। एल्गे का भी सेलुलोज से बना हुआ है। पेक्टिन से बना है। किससे बना है? पेक्टिन से बना है। और बैक्टीरिया का पेप्टिकोग्लाइकन है, या पेप्टिन कह सकते हैं। फंगई का है चाइटिन, इससे चाइटिन से बना है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? ये जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो एक जेली लाइक सब्सटेंस है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये फ्लूइड है, वो साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म का काम क्या है? साइटोप्लाज्म का पहला काम तो है जितने भी ऑर्गेनल हैं उसके अंदर उन्हें होल्ड करके रखता है एक ही जगह, उन्हें इधर उधर नहीं जाने देता, उन्हें होल्ड करता है। और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सब उसके अंदर ही होते हैं। जो उसमें इन साइटोप्लाज्म के अंदर एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब एक्वस पार्ट होता है, वो साइटोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोसोल, मेनली वाटर जो है तरीके से, वो साइटोसोल कहलाता है। और इसके अंदर जो ये सॉल्ट, प्रोटीन, एंजाइम्स और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ये नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, तो इन्हें हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूज इंक्लूजन कहते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं न्यूक्लियस पर। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इसका फंक्शन है कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल। पता है अभी सारी ऑर्गन जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं सबको कंट्रोल करता है। स्टोर जेनेटिक मटेरियल, जितने भी जेनेटिक मटेरियल है उन्हें स्टोर करता है। रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनल है, एक यूकैरियोटिक सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। ये डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। होल न्यूक्लियर एनवेलप, इसे न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। अब इसकी अंदर की बात करें तो ये जो दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और इसमें एक चीज़ बताना भूल गया मैं,
इसकी डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी और इसकी डिस्कवरी उन्होंने की थी 1831 में। कब की थी? 1831 में इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब बात करते हैं इसके अंदर कंपोनेंट्स की, न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोजिशन है। सबसे पहली चीज़ में न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। ठीक। अब न्यूक्लियोलस का मेनली स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस कहाँ आता है? राइबोसोम। राइबोसोम्स काम आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। ठीक। न्यूक्लियोलस का काम है, राइबोसोम्स का नाम। और ये क्रोमैटिन फाइबर जो है ये डीएनए मटेरियल है, जो किसी भी जेनेटिक तरीके से जेनेटिक मटेरियल है ये। और न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म का जो टर्म है ये दिया था पुरकिंजी ने। पुरकिंजी ने दिया था ये टर्म न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, पीछे हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाएं बताएं तो इन दोनों को मिलाने के बाद कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। अब हम पहले बात करेंगे इसके बाद यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। तब हम यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? या पुअरली डिफाइंड होता है न्यूक्लियस। इसमें यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात करें तो इसमें सब कुछ एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्गी बॉडीज नहीं होते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, सब मिसिंग है। इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में सब प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो स्मॉलर साइज, छोटे साइज के होते हैं, 70s साइज के, 70s टाइप के। और यूकैरियोटिक सेल में लार्जर साइज के भी होते हैं, 80s टाइप के। ठीक। क्रोमोसोम की बात करें तो सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट स्टोन, बिना स्टोन के होता है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है। मल्टीपल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स विद स्टोन प्रोटीन। यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल होते हैं लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल बाउंड विद स्टोन प्रोटीन के साथ होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल का प्रोगीन, एल्गे, माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्लांट, एनिमल, फंगी और प्रोटोजोआ। ठीक। ये सब होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल की। इसकी सेल ऑर्गेनल की, तो सेल ऑर्गेनल में सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये पूरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी सेल काम करती है। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है एनर्जी? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी, एडिनोस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम एटीपी है, एक एनर्जी करेंसी मान सकते हैं इसे। यानी एनर्जी करेंसी ऑफ दिस है, एटीपी का होता है। ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पता चल ही गया। ये इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। इसके जो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। जो फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन में, ये जो फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन में, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या कहते हैं? क्रिस्टे।
और जो इसके अंदर फ्लूइड्स भरा है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। ये सोसेज शेप का होता है। किसका? सोसेज शेप का होता है। ये जो शेप है सोसेज शेप कहलाती है। इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये एक और के पास होता है, वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम्स का काम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करना है। इसकी डिस्कवरी फ्राडे ने की थी 1953 में। कब की थी? 1953 में। और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर नेटवर्क ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, ये membranes network of tubules like structure found in cytoplasm is called endoplasmic reticulum. ठीक, it is attached with nucleus on one side। एक साइड से न्यूक्लियस अटैच होता है, यहाँ न्यूक्लियस है, और दूसरी तरफ से मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ठीक, इट सर्व एज ट्रांसपोर्ट बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये ट्रांसपोर्ट कैरियर का काम करता है किसके बीच में? साइटोप्लाज्म के और न्यूक्लियस के। ये करता है डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग्स in smooth endoplasmic reticulum in leaves through an enzyme cytochrome P450। ये 400 नहीं है, 450 है। P450। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ क्यों होता है? इसका रफ होने का कारण है क्योंकि इसकी जो सरफेस है इस पर राइबोसोम्स लगा होता है। क्या होता है? राइबोसोम्स, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इस वजह से ये रफ होता है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए स्मूथ होता है, एंड प्ले क्रूशियल रोल इन सिंथेसाइजिंग लिपिड्स एंड फैट। इसका काम है सिंथेसाइज करना लिपिड्स को और फैट को। इसका काम है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हम बात करेंगे गोल्गी बॉडीज की। किसकी? गोल्गी बॉडीज की। गोल्गी बॉडीज की डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्गी ने। कब की थी? 1898 में। कब की? 1898 में। मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स। ट्यूब से बना है, वैक्यूल से और वेसिकल से बना हुआ है। ये ट्यूब्स भी हैं इसमें, वैक्यूल्स भी हैं और वेसिकल्स भी हैं। इसके टू डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज है कॉन्वेक्स और ट्रांस फेज है कॉनकेव। सिस फेज जो है वो टुवार्ड न्यूक्लियस न्यूक्लियस की तरफ फेस होता है उसका, और ट्रांस फेज का टुवार्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ उसका फेस होता है। ठीक, और इसका फंक्शन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। इसका काम है प्रोटीन को पैक और डिस्पैच करना। इट इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। इसका काम है कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर बनाने का भी इसका काम है। और ये डिस्पैच करता है, पैक और डिस्पैच करता है प्रोटीन और लिपिड्स को। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे। इसे पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं इसे। और ये लाइसोसोम से बनाता है। क्या बनाती है? ये जो है गोल्गी बॉडीज लाइसोसोम्स भी बनाती है। ठीक, ये याद रखना। ये बॉडीज लिख लेना क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो इसे लिख लेना। ये लाइसोसोम्स भी बनाती है गोल्गी बॉडीज।
अब आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। हम इन्हें सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स क्यों कहते हैं? जो सेल इन्हें लगता है कि खराब हो गई, मतलब खराब होने वाली है, या कुछ भी है, सेल अब काम की नहीं रही, तो सेल जो लाइसोसोम्स जो है एक डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है, जो एक्ट करता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का। जैसे ही मतलब उसे लगा कि सेल खराब हो रही है, तो वो फूट जाएगा और सेल पूरी मर जाएगी, सेल खत्म हो जाएगी। ये लिखा है, लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम that act as a waste disposal system of cell। ठीक, मतलब सीधी सीधी सी बात है, लाइसोसोम्स का काम है खुद को खत्म करना। मतलब जब उसे लगे कि मेरे बस की अब कुछ नहीं है, सेल को लगे, तो उसमें लाइसोसोम्स फट जाएगा और सेल खत्म हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सॉलिड और लिक्विड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन प्लांट्स में। दे आर लार्ज एंड डिस्टिंक्ट लार्ज और डिस्टिंक्ट होते हैं। ऑक्यूपाइड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सेल वॉल्यूम। लगभग लगभग 50 to 90% जो पार्ट है सेल का, वो यही कवर करे रहते हैं प्लांट सेल में। स्टोर सेल से भी स्टोर करते हैं। प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड कराते हैं। परमानेंट लार्ज एंड सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है। एनिमल सेल में ये स्मॉल है, स्मॉल और टेम्परेरी होते हैं और स्टोर करते हैं ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन। ठीक, अब हम बात करेंगे डीएनए की। वो सॉरी 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 अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड नॉट इन एनिमल सेल। जो प्लास्टिड्स हैं, वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास अभी पीछे बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, और इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। इसके टाइप्स हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट is a green plastic that contains chlorophyll, which is responsible for photosynthesis। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का काम होता है फोटोसिंथेसिस कराना। क्लोरोफिल molecules contain magnesium, which is essential for capturing solar energy during photosynthesis। जो क्लोरोफिल है, उसके अंदर मैग्नीशियम होता है, जो सोलर एनर्जी कैप्चर करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। क्रोमोप्लास्ट होता है एक कलर्ड प्लास्टिड होता है, जो किसी वो फूल को या फल को या पत्ते को कलर देता है। ये किसका काम होता है? क्रोमोप्लास्ट का। जैसे कि रेड कलर, टमाटो टमाटो का रेड कलर जो है, लाइकोपीन की वजह से होता है। कौन से एंजाइम की वजह से? कौन से सॉरी पिगमेंट की वजह से? लाइकोपीन की वजह से। ठीक, अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड होता है, जो फूड मटेरियल स्टोर करता है, जैसे स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज का। ये किसे स्टोर करता है? स्टार्च को स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है और प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए प्रोटीन that carry genetic information in the cell। क्रोमोसोम्स का काम मेड बने हुए हैं डीएनए के और प्रोटीन के, जिनका जो कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिनका काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करना फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल tightly coiled around histones protein to form chromatin। ये क्रोमेटिन
लॉन्ग जो है लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल टाइटली coiled around histone protein to form chromatin. ठीक। ड्यूरिंग सेल डिवीजन से क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म विजिबल क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के टाइम पे जो है क्रोमेटिन। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स tightly coiled around histone protein to form chromatin। जो हर क्रोमोसोम है उसके पास एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो टाइटली क्वाइल्ड होता है। टाइटली मतलब बंधा हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन से, जो क्रोमेटिन बनाते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म विजिबल क्रोमोसोम। जो सेल डिवीजन के टाइम पे जब क्रोमेटिन कंडेंस होता है, खिंचता है, तो वो विजिबल क्रोमोसोम बन जाता है। A duplicate chromosome have two identical sister chromatin joined at centromere। ये जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम होता है उसके दो आइडेंटिकल क्रोमेटिन सिस्टर होती हैं जो सेंट्रोमेयर से ज्वाइन होती है। ये है सेंट्रोमेयर। ठीक है। इसे ये है शॉर्ट आर्म, ये है लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को पी आर्म कहते हैं और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म आर्म कहते हैं। ठीक। ये जो है सिस्टर क्रोमेटिन्स हैं, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिन है, आइडेंटिकल कॉपीज। अब क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है 46 होते हैं और पेयर्स की बात करें तो 23। अब 23 में से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और एक वो हाँ एक पेयर जो बचा वो सेक्स क्रोमोसोम होता है जो किसी भी ऑफ स्प्रिंग का जेंडर डिसाइड करता है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक। जैसे कि एक्स एक्स और एक्स वाई, एक्स एक्स होता है फीमेल और एक्स वाई होता है मेल। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमोसोम कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट, ensure accurate distribution of genetic material during cell division, help in variation and evolution। ठीक। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, सेल एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट कंट्रोल करता है, इंश्योर करता है डिस्ट्रीब्यूशन जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर एक्यूरेट हो और वेरिएशन और इवोल्यूशन में हेल्प करता है। ठीक। क्रोमोसोम जो है डीएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है, डीएनए प्रोटीन स्टोन से मिलकर बना होता है। ठीक। अब हम आगे बात करते हैं सेल डिवीजन की। द प्रोसेस वेयर अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जिससे जिस प्रोसेस में पेरेंट सेल जो एक सेल है वो फर्दर डिवाइड होती है टू सेल या उससे ज़्यादा सेल्स में, वो सेल डिवीजन कहलाता है। दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, एक तो माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में होता है, सोमैटिक सेल में होता है जो बॉडी सेल होती है। और जो मियोसिस है वो जर्म सेल में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक ही बार डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस। इसमें न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड होता है, न्यूक्लियस इसमें दो टाइम डिवाइड होता है। ये डेप्लॉइड्स होते हैं। इसमें डॉटर सेल्स जो हैं डेप्लॉइड्स होते हैं। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट सेल, इतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसके पास जितने पेरेंट सेल में होते हैं। और इसमें डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट द एज द पेरेंट सेल। इसके पास अगर पेरेंट्स के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इसे 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ठीक। ये है इसमें। सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ग्रोथ में, रिपेयर में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो मियोसिस जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये गैमेट्स बनाती है। ठीक। अब इसकी माल फंक्शन की बात करें, किसी वजह से माइटोसिस जो है इस तरीके माल फंक्शनिंग करने लगे तो ये लीड्स टू कैंसर, ये कैंसर का कारण हो सकता है। और माल फंक्शन की बात करें अगर मियोसिस में तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम्स, ये सब
ये सब बीमारी हो सकती है। ठीक, ये प्लांट डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। और प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, पर एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। वैक्यूल्स इसमें लार्ज होते हैं और सेंट्रल होते हैं, ऑक्यूपाई 90% स्पेस, 50 to 90% स्पेस प्लांट सेल में ऑक्यूपाई करते हैं। और एनिमल सेल में स्मॉल एंड टेम्परेरी होते हैं या कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम्स या सेंट्रल्स एब्सेंट होते हैं और एनिमल प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और हम पढ़ सकते हैं प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में लेक्चर में आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और कमेंट्स में नए चैप्टर के बारे में बताएं कि मैं कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाऊँ। थैंक यू, होप आपका दिन अच्छा जाए।